हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं आपसे, लगातार हम आपके क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करवा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर आपसे आ रहा है उन क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। तो आज हम आप बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 2022 का, जो बीए सेकेंड ईयर की जियोग्राफी का, उसको आज हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस पेपर को हम सॉल्व करवाने वाले हैं और काफ़ी हद तक उसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कि चीज़ों को कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन का क्या आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहा, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। बीए बीएससी पार्ट 2 का एग्जामिनेशन का 2022 का जियोग्राफी पेपर 1 है, जिसका नाम है आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी। आपका जो पहला पेपर है उसका नाम क्या होता है? इकोनॉमिक जियोग्राफी। एंड ये आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 आवर्स का आपका पेपर है एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75 मार्क्स से। क्यों? क्योंकि आपका अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार चीज़ें चल रही है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या चीज़ है कि आपका जो 25 मार्क्स हैं वो आपके स्कूल के हिसाब से, मतलब आपका महाविद्यालय देगा। तो 75 मार्क्स के ही आपके पेपर हो रहे हैं, 3 आवर्स का आपके पेपर चल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठाओ तो सबसे पहले आपको नोट पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या चीज़ है, कैसे कैसे है, कैसे मुझे करना है, क्योंकि ये आपका काफ़ी हेल्प करता है। जब भी आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो पेपर तो आपका क्वेश्चन में हल करता है, मतलब कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करने में आप चले गए, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आगे जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं आपका कह रहा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? कंपलसरी है। आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए से 2 और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। और वही चीज़ आपको यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है कि कुल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका अनिवार्य है। खंड आ और बा प्रत्येक से 2-2 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी खंडों के अंक समान हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, वो आपको करना ही है। 2-2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है इनका 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि संसाधनों का वर्गीकरण। क्वेश्चन क्या है आपका? संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या हो सकता है कि संसाधनों का वर्गीकरण क्या है। संसाधन सबसे पहले जान लो कि संसाधन वो है जो मनुष्य को जो मनुष्य जिस चीज़ का क्या करे, यूज करे, क्योंकि मनुष्य ही सबसे बड़ा संसाधन है। और कहते हैं संसाधन होते नहीं है, बनाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जिसका मनुष्य यूज करके उसको अपने बेनिफिशियल के लिए लेकर के आ रहा है वो चीज़ कहलाती है संसाधन। इसके कई सारे जो है अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे संसाधनों में बात किया जाए तो सबसे बड़े संसाधन में आता है आपका जल संसाधन, मिट्टी संसाधन, वन संसाधन। ये सारी चीज़ें आती हैं आपके संसाधन के अंतर्गत। तो इस रूप में विभाजन है। एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एक पर थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो 200 वर्ड्स आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं जापान में सूती वस्त्र के बारे में। किसके बारे में? जापान में सूती वस्त्र के बारे में, कि सूती वस्त्र का उद्योग जापान में कैसा है, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो इसमें अगर हम बात करें जापान में, तो जापान में सूती वस्त्र के उद्योग के लिए जो है ये एक तरीके से यूरोपियन संघ के अंतर्गत आता है। तो जापान में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको डिस्कस करना है। अगला है आपका एशियान के बारे में। एशियान एक तरीके से संगठन है एक, आपने अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ये एशियान अपने आप में एक विश्व रूप में एक संगठन है कि पूरे विश्व में सभी चीज़ें एक अच्छे तरीके से चल सके, एक रूल एक नियम चल सके। तो ये अपने आप में एक दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का एक असैनिक गैर सुरक्षात्मक आर्थिक संस्कृति बनाई गई है एशियान, जिसमें क्या होता है इसका गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में घोषणा पत्र के द्वारा किया गया। इसमें 5 इसके जो संस्थात्मक सदस्य 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इन से मिलकर के ये एशियान बनता है और धीरे धीरे इसमें लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है। और 1999 के बाद इसमें संख्या बढ़कर के क्या हो गई, 10 हो गया। और इसका जो मुख्यालय हो गया वो जकार्ता इंडोनेशिया में हो गया। भारत, रूस, चीन और अमेरिका आसियान के नियमित और पूर्ण संवादी जो है साझेदार बन गए। तो इस संघ के तमाम सारी विशेष बिंदुएं भी हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहोगे कि एशियान क्या है, तो इसके तमाम सारे मुख्य बिंदु भी हैं, जैसे कि व्यापार, विनियोग और अन्य क्षेत्रों में अधिकतम आपसी जो सहयोग है उसकी भावना का तलाश करना। सदस्य जो भी इसके सदस्य हैं उन देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन करना हो गया। सामाजिक हितों के मामले में सक्रिय सहयोग और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना हो गया। इस तरीके से तमाम सारी चीजें हैं जिससे कि मतलब एक तरीके का संगठन उसमें काम करे और प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, कोई एक दूसरे को व्यापार में बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं।
अब आगे हम बात करते हैं, इसमें जो दूसरा चीज आपको दिख रहा है, दूसरा अगला क्वेश्चन आपको है पनामा नहर। तो पनामा नहर आपको पता है कि दुनिया की महानतम नहरों में, मतलब जिस नहर से सबसे ज्यादा ये उपयोग में लाया जाता है वो आपका दो ही नहरें आती हैं, उसमें से एक है आपका पनामा नहर और दूसरा आता है आपका सुएज नहर। यानी कि ये नहरें ऐसी नहरें हैं जिनके माध्यम से हजारों किलोमीटर की दूरी कम होती है, जो समुद्री मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजे जाते हैं, तो इन नहरों के माध्यम से जो है हजारों किलोमीटर की दूरी कम होती है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अगर आप बात करोगे रेल मार्गों की ना, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और यह रेल मार्ग स्थल पर तीव्र गति वाला वाहन का जो है, एक तरीके से ये 9332 किलोमीटर लंबा है ये रेलवे का टाइम पीरियड। और ये अपने आप में जो है यूराल, साइबेरिया और सुदूर पूर्व के क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। रूस से लेकर के यूराल और साइबेरिया के बीच को जोड़ता है। और इसका जो है प्रशांत महासागर के तट पर जो है व्लादिवोस्टोक जो एक जगह है, वहां से जाकर के यह मिलता है। मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़े जो है रेल मार्गों में इसका नाम आता है। इस रेल मार्ग पर रूस केंद्रीय औद्योगिक क्षेत्र, मशीनरी, औद्योगिक उत्पाद पूर्व की ओर भेजते हैं, यानी कि वहां से पूर्व की ओर रूस से भेजे जाते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो इन सभी को, इन पांचों के बारे में आपको डिटेल, मतलब 200 वर्ड्स में आपको लिखना ही लिखना है। यानी कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हो। ये आपको कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको करने ही करने हैं। तो आपका सेक्शन ए आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन ए खंड आ, जिसमें आपको कह रहा है कि नोट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1000 वर्ड्स, 1000 शब्दों में उत्तर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। क्या कह रहा है आपसे? डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र और विषय के बारे में बात करना है। तो देखो, आर्थिक भूगोल के बारे में अगर हम बात करें कि आर्थिक भूगोल क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय और कई तरह का अध्ययन किया जाता है कि आर्थिक क्रियाएं कहां से आती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मानवीय क्रियाकलापों का कई स्तर पर अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाएं जो आर्थिक उद्देश्य परक होती हैं, वो आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में आती हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्रियाकलाप के नाम मात्र से उसके मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल में वर्गीकरण का आधार नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि आर्थिक भूगोल वो भूगोल है जिसमें व्यक्ति उसका यूज करके अपने आप के लिए पैसे जनरेट करता हो, मतलब उसको एक प्रोफेशन की तरह काम करता हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेड़ है जिसपे आम लगे हुए हैं, अब उस पेड़ एक व्यक्ति से रिलेट करेगा, वो पेड़ किसी का होगा, वो व्यक्ति उस पेड़ से आम तोड़ करके अगर खा रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपने लिए काम कर रहा है, मतलब अपना आम खाने के लिए काम कर रहा है, तो वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन वो व्यक्ति ही अगर उस आम को तोड़ करके ले जाकर के बाजार में बेच रहा है, तो वो चीज किसके अंतर आएगा? कि वो उससे कुछ पैसे अर्जित कर रहा है, तो वो आ जाएगा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। इसके विषय क्षेत्र के बारे में भी बात किया गया है। इसका विषय क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे इसमें जो है मेन रूप से प्राकृतिक संसाधन आता है, मनुष्य आता है और आर्थिक क्रियाएं आती हैं। अब प्राकृतिक संसाधन में भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। आपका अवस्थिति आ जाता है, जलवायु आ जाता है, वनस्पति आ जाता है, मिट्टी आ जाता है, खनिज आ जाता है, ऊर्जा संसाधन आ जाता है, थल का स्वरूप आ जाता है, जल का स्रोत आ जाता है। मनुष्यों में अगर बात करें तो जनसंख्या, उनका वितरण और घनत्व, जनांकीय विशेषताएं, आयु आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, तकनीकी आ जाता है और सामाजिक विशेषता हो जाए, सांस्कृतिक विशेषता हो गया एक मनुष्य का। तो ये सारा कुछ चीजें क्या होती है? डिफाइन होती है, अलग अलग होता है। आर्थिक क्रियाओं में बात करें तो उत्पादन में आपका कृषि उद्योग हो जाता है, विनिमय में भी बात करें तो व्यापार और वाणिज्य हो जाता है, वितरिक वाहिकाएं हैं, सेवाएं में आता है आपका शिक्षा, कानून, चिकित्सा, उच्च आर्थिक क्रियाएं आती हैं जैसे धर्म उपदेश हो। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्क्राइब द फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो देखो, अगर हम बात करें तो चावल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का एक पौधा है, जो कि सामान्यतः जो है उष्णार्ध कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पैदा होता है। इसकी जो खेती है वो मुख्यतः विश्व के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच किया जाता है। चावल एक बहुत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। विश्व की 50% जनसंख्या चावल के भोजन पर ही निर्भर करती है। अगर हम बात करें चावल के लिए भौगोलिक दशाओं के बारे में, तो कई सारी चीजें भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत आ जाता है। आपका टेम्परेचर आ जाता है। तो चावल उष्णकटिबंधीय जो है क्षेत्र की फसल है, तो इसके उत्पादन के लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। जब इसके बीज है उसकी बुआई की जाती है, तो उस
उस समय का औसत तापमान 20 से 21 डिग्री प्राथमिक विकास के लिए, और धीरे धीरे ये 23 से 24 डिग्री और पकते समय 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित प्रदेशों में पर्याप्त जल मिलने पर चावल वर्ष भर उगता रहता है, लेकिन उसके बाद वह ग्रीष्म ऋतु का पौधा हो जाता है। तो इसके बाद अगर बात करें वर्षा की, तो चावल उत्पादन के लिए पर्याप्त जल की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि कुल जल की जो मात्रा है वो मिट्टी के प्रकार और आर्द्रता पर निर्भर करती है कि कौन से प्रकार का मिट्टी है, किस तरीके के वहां पर आर्द्रता पाई जाती है। तो अगर हम बात करें, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्ष भर चीजें होती रहती हैं, यानी कि वर्ष भर वहां पर जो है बारिश होती रहती है, तो 150 से 200 सेंटीग्रेड वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। वस्तुतः विश्व का जो अधिकांश चावल है वो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में ही पैदा होता है। मिट्टी के बारे में बात किया जाए तो इसमें मैदानी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, दोनों में ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद उसके लिए भौगोलिक यही चीजें हैं। उसके बाद मानव श्रम लगता है, लोग आते हैं और उस चीज के बारे में बात करेंगे आगे। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन आपसे, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में जो लौह अयस्क है इसका उत्पादन कहां पर होता है और इसका वितरण कहां पर किया गया है। लौह अयस्क के बारे में बात करें तो लौह अयस्क वर्तमान समय में मशीनीकरण की धुरी है। इसका जो महत्व है वो पेट्रोल और कोयला की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखोगे जितने भी मशीनें बनती हैं वो लोहे से ही बन रही होती हैं। तो जो है इस धातु का खनन सदैव शुद्ध रूप में नहीं किया जाता है। यह कई बार मिट्टी और चट्टानों के साथ मिलता है, और यह अगर उसके टाइप्स के बारे में बात करें तो 4 टाइप्स में पाया जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनेटाइट और जो है साइडराइट। तो इन चारों के बारे में बात किया जाए तो जो हेमेटाइट है ना, यह लौह धातु लाल भूरे रंग का होता है, और इसमें लोहे के परसेंटेज के बारे में बात किया जाए तो इस धातु में जो अयस्क पाया जाता है लोहे का हेमेटाइट, इसमें 60 से 70% तक लोहे के अंश पाए जाते हैं। दूसरा आता है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है, यह काले रंग का होता है और इसमें लोहे का जो अंश होता है वो 70 से 72% पाया जाता है। और भी तत्व उसमें मिले होते हैं जिसका प्रायः हम क्या करते हैं, सांद्रीकरण करते हैं। उसके बाद लाइमोनाइट जो है, इस धातु का रंग पीला जैसा होता है और इसमें लोहे का 30 से 60% अंश पाया जाता है। और सबसे कम जो है लोहे का अंश पाया जाने वाला है वो है साइडराइट। इसमें कार्बन से मिश्रित एक युक्त राख के समान होता है और इसमें लोहे का 10 से 50% हिस्सा पाया जाता है। अगर हम इसके उत्पादन और वितरण के बारे में बात करें तो जो है अधिकांश अयस्क जो है उत्तम श्रेणी के मैग्नाइट और हेमेटाइट से बनता है, जो कि 60 से 70% के मध्य पाया जाता है। तो चीन सबसे ज्यादा इसमें आता है। अगर इसके उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो लौह अयस्क उत्पादन में प्रमुख स्थान चीन का आता है, किंतु यहाँ लौह अयस्क घटिया किस्म का होता है। इसमें धात्विक जो संपन्नता होती है वो 35% से भी कम पाई जाती है। यहाँ पर लौह अयस्क का सबसे जो उत्तम परंपरागत क्षेत्र है जो जापान द्वारा विकसित पूर्वी मंचूरिया है। नवीन विकसित दूसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो दक्षिण चीन का जो होपे वाला प्रांत है वो है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपका विश्व के 10% अयस्क का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद बात करें भारत की, तो संसार के देशों में भारत के लौह भंडार का प्रमुख स्थान है। यहाँ उच्च कोटि के लौह धातु मिलती हैं जिसमें 60 से 70% लोहे का अंश पाया जाता है। और इसमें भी अगर बात किया जाए जो स्पेसिफिक जगह है तो अधिकांश लौह अयस्क आपका झारखंड में बड़ा बुरू, पंसिया बुरू, नोआमुंडी और उड़ीसा में क्योझर, गुरुसिंहामी, मयूरगंज, बोनाई, सूलेपात व बदाम पहाड़, छत्तीसगढ़ में राजहर, बैलाडिला, बिलासपुर, महाराष्ट्र में चांदा, कर्नाटक में बाबा बूदन, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेरिका में लौह अयस्क पाया जाता है। विश्व का 20% लोहे का अयस्क अमेरिका से निकाला जाता है। और यहाँ के उत्खनन क्षेत्र कई जगह है, जैसे कि सुपीरियन झील का क्षेत्र हो गया, दक्षिण आपका अपलेशियन का क्षेत्र हो गया, उत्तरी अपलेशियन का क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, इसके बाद कनाडा है, अफ्रीका है। तो ये सारी जगह क्या है, लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती है और यहीं से विश्व में लोहे का वितरण भी किया जाता है। अब बात करें, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बात करना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके काम पर बात करनी है। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये फिक्स करता है कि दुनिया में जो भी चीजें होंगी वो सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ट्रेड में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और जो टैक्सेज है कौन कितना लेगा, कितना किसका हिस्सा बनेगा, कौन मतलब एक तरीके से जो बिजनेस होगा, व्यापार होगा, वो व्यापार के लिए रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन करने वाले
जिससे कि कोई दूसरे पर अपने ताकत, अपने बल के माध्यम से दूसरे पर जबरदस्ती अधिकार ना करे या दूसरे से जबरदस्ती लाभ ना कमाए, इसलिए इस चीज का उपयोग किया गया है। इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से किन्हीं क्या करना है, 2 क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न का लगभग 1000 शब्दों में डिस्कस करना है। सॉरी, इसमें आपको सभी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, 2000 वर्ड्स में नहीं, आपको सेक्शन ए से, आप यहां पर देख सकते हैं 2 क्वेश्चन करना था और सेक्शन बी से 2। तो सेक्शन ए से आप देख सकते हैं 2 4 क्वेश्चन है, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर बी, जिसमें आपका कह रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन ही करना है, लेकिन 500 वर्ड्स में करना है। लेकिन जब आप टच करोगे तो 6 में आपको ए भी दिखेगा, बी भी दिखेगा। तो 500 वर्ड आप यहां लिखोगे, 500 वर्ड यहां, ए भी 1000 ही वर्ड हो जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब 6 में आप देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण पर वर्णन करो कि पेट्रोलियम का उत्पादन और वितरण कैसे किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, एनालिसिस द स्पेशल पैटर्न ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना। चीन में सिल्क उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप का विश्लेषण करना है। तो इस टॉपिक पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण पर भी ऑलरेडी हमारी वीडियो बनी हुई है। एंड दूसरा जो आपका एनालिसिस करना है चीन में सिल्क के उद्योग, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको जस्ट क्या करना है, बीए सेकेंड ईयर की जियोग्राफी की पेपर 1 के प्लेलिस्ट में चले जाना है, आपको इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएगी। 7th क्वेश्चन आप कह रहा है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रकार क्या है, कितने टाइप्स की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसके बारे में बात करना है। बी नंबर क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। वेबर के उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, कि वेबर का जो उद्योग है उसकी स्थानीयकरण सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बताना है। तो बी नंबर क्वेश्चन आपका ये है। तो वेबर का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर आपको रखना है। तो अगर आप 7 नंबर चूज कर रहे हैं तो ए और बी ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं मुझे 8 नंबर क्वेश्चन करना है तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन आपका है, डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। यूएसए का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका मुख्य औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। अगर आप टेक्निकल के बारे में बात करोगे तो सिलिकॉन वैली है। औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से उद्योग है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। बी ऑप्शन है आपका, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मक्का की पट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मक्का का जो क्षेत्र है जहां पर मक्का उत्पादन किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसके बारे में आपको बात करनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन अगर आप करने जा रहे हैं तो इसमें ए नंबर क्वेश्चन आपसे जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संसाधन की संकल्पना लिख दीजिए कि संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि हमने बात किया जिमरमैन की संकल्पना है, पहला ही चैप्टर है आपका बीए सेकेंड ईयर के जो है जियोग्राफी का, आर्थिक भूगोल का पहला ही चैप्टर, सेकंड चैप्टर है संसाधन। बी क्वेश्चन है आपका, डिवाइड द वर्ल्ड इनटू सॉइल रीजियंस एंड डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम। यानी कि जो हमारा विश्व है इसको मिट्टी के क्षेत्रों में विभाजित करो, यानी कि कितने प्रकार की मिट्टी है और मिट्टियों के क्षेत्रों में बांटिए और उनमें से किसी एक के आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। जैसे कि अगर आप मिट्टी के क्षेत्रों में बांटेंगे तो गंगा जमुना का जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्रों में अगर आप बात करोगे तो उसकी आर्थिक स्थिति और उसका महत्व के बारे में बात करना है कि उससे आर्थिक रूप में क्या महत्व हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है 9th, 8th, 7th एंड 6th। इन चारों में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो भी आपको लग रहा है कि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू या जो आपको लग रहा है कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने देखा बीए सेकेंड ईयर की जियोग्राफी के पेपर 1 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपकी एग्जामिनेशन नहीं हुई है तो आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आने वाले ईयर्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे जो भी क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए हैं इस ईयर में वो पिछले ईयर्स 2-3 सालों से ही मिलाकर के पूछे गए हैं। तो जरूर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।